आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुधार एग्री पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कॉटन यानी कपास के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये है कपास का इंट्रोडक्शन आ गया, यानी कपास क्या है। कपास का वानस्पतिक नाम हो गया गोस्पियम स्पीशीज। इसका कुल या फैमिली हो गई मालवेसी या इसे मालवेसी हो गई। और इसका उत्पत्ति स्थान हो गया भारत। और कपास के बीजों में यानी तेल की मात्रा पाई जाती है 15 से 25%। अब आ गया एक नया कॉन्सेप्ट, अब इसे बोलते हैं गिनिंग परसेंटेज या रेशा व बिनोला का अनुपात, यानी ये होता है 33%। इसे बोलते हैं यानी अगर आप रेशा और बीजों का अनुपात निकालेंगे तो उसमें यानी बीज और रेशे कितने कितने अनुपात में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये इसका रहता है 33% गिनिंग परसेंटेज। नेक्स्ट अपनाएगा इसके अंदर कि इसे सफ़ेद सोना या वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। यह दिशनिश प्रभावी पौधा है यानी डे न्यूट्रल प्लांट है। इसकी एक गांठ का वजन होता है 180 केजी। गांठ का मतलब आप समझते हो कि गांठ यानी बीज निकालने के बाद जो फाइबर बनता है उसे हम एक कंप्रेसर में कंप्रेस करके यानी 180 केजी का एक बंडल बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। यह कपड़ा मिल को कच्चे रूप में कच्चा माल देने के लिए होता है। जो कंपनियां या जो मिलें जो गिनिंग करती है ना, जो इसे यानी खल बनाती है और तेल को अलग करती है, बिनोला को अलग करती है, और उसके बाद वो उनका तेल और खल बनाने के बाद जो बचता है यानी रेशा बचता है उसकी वो गांठ बनाकर क्या करते हैं, कपड़ा उद्योग को कच्चा माल के रूप में बेचते हैं। तो उसे क्या करते हैं, एक गांठ का वजन होता है 180 केजी। अब नेक्स्ट है कपास की खली में क्या क्या पाया जाएगा। वैसे तो ये खाद्य खली है तो इसका हम खेत में प्रयोग नहीं करते हैं, इसे पशुओं को खिलाने के काम में लिया जाता है। लेकिन फिर भी इसमें नाइट्रोजन होती है 6% और पोटास होता है 2% और फास्फोरस होता है 1.8%। यानी एनपीके की मात्रा क्रमशः हो जाएगी 6, 1.8 और 2%। इसके बाद में इसमें दो थ्योरी आती है, एक तो होता है सीड कॉटन और एक होता है कॉटन सीड। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इसीलिए यानी डिफरेंस कम समझ में आता है, इसीलिए दोनों को मैंने एक साथ रखा है। तो कॉटन सीड होता है वो तो होता है यानी लिंट हटाने के बाद, यानी इसके ऊपर जो रेशा होता है उसे हटाने के बाद जो बचता है जिसे हम बुआई के लिए काम में लेते हैं वो तो होता है कॉटन सीड। और सीड कॉटन क्या होता है, यानी जिस पर जो हम बेचते हैं ना, नरमा जैसे अपन ने कपास या कॉटन की चुगाई कर ली तो उसके बाद हम उसे बेच रहे हैं, वो क्या है, वो है सीड कॉटन। यानी इस पर कॉटन भी लगी होगी और लिंट भी रहता है, कॉटन सीड भी होगा प्लस उस पर क्या है, लिंट भी लगे होंगे, तो उसे बोलते हैं कॉटन सीड कॉटन। यानी सीड कॉटन में दोनों होंगे, कॉटन सीड में सिर्फ बीज होगा, रेशा नहीं होगा। और अब इसमें दो टर्म्स और आती हैं, रेशे को दो प्रकार के रेशे बचते हैं तो दोनों के अलग अलग नाम है। जैसे लिंट, तो लिंट हो गया जो लंबा रेशा होता है जिसका हम कपड़ा उद्योग में काम में लेते हैं, वो तो हो गया आपका लिंट। और फज, यानी फज क्या होता है कि लिंट हटाने के बाद बिनोले पर जो शेष बचता है ना, छोटे छोटे रुएं से बच जाते हैं, उसे बोलते हैं लिंट। ठीक है, नेक्स्ट अपना रहेगा वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में बस भारत का तीसरा स्थान है, यानी भारत का यूएसए चीन के बाद कितना स्थान है, तीसरा स्थान है, तीसरे नंबर पर भारत है। और भारत में सर्वाधिक कपास होती है गुजरात में और राजस्थान में सर्वाधिक कपास होती है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, अब कपास में ब्रांचेज पाई जाती हैं दो प्रकार की, यानी ब्रांचेज इन कॉटन, कॉटन में दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती है। फर्स्ट हो गई आपकी मोनोपोडियल ब्रांचेज। मोनोपोडियल ये हो गई, जैसे ये मेन ब्रांच है और इस पे ये मेन ब्रांचेज हैं, तो ये तो हो गई आपकी मोनोपोडियल। ठीक है, उसके बाद बचती है साइमोपोडियल ब्रांचेज यानी प्रजनन शाखाएं। अब इन पे जो हर पत्ती के नीचे ऐसे एक शाखा निकलेगी ना, जिन पे फूल और फूल लगते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, साइमोपोडियल
ब्रांचेज हो जाएंगी। इन्हें बोलते हैं प्रजनन शाखाएं, और इन्हें साइड ब्रांचेज भी बोलते हैं। तो इन साइड ब्रांचेज पर ही क्या है, फूल वगैरह लगते हैं और वहाँ से हमें फल लगकर कॉटन प्राप्त होती है। ठीक है, तो इन दोनों ब्रांचेज का कई बार पूछ लेते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट अपना आ जाएगा जलवायु, यानी तो जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण एवं गर्म जलवायु का पौधा है। तापमान, अब इसमें क्या है, टेम्परेचर कितना होता है, तो अंकुरण के लिए होना चाहिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, वृद्धि के लिए होना चाहिए 21 से 27 डिग्री के मध्य है, और फल पकते समय यानी लास्ट में कितना होना चाहिए, 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को सहन करने वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा बुआई का समय। तो बुआई अगर देसी किस्म यानी हम कपास, देसी कपास की बुआई करें तो अप्रैल के शुरुआत से अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। और अगर हम देसी विदेश यानी अमेरिकन कपास या नरमे की बुआई कर रहे हैं तो हमें कब करनी चाहिए, मई से जून के मध्य करनी चाहिए। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक मृदा। तो मृदा इसके लिए कैसी, यानी उपयुक्त जल निकास वाली काली मृदा। और काली मृदा या ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल को दूसरा भी क्या कहते हैं, उसे कॉटन सोइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपास अच्छे से होती है, तो इसलिए इसके यानी ब्लैक सोइल को कॉटन सोइल भी बोलते हैं। इसका पीएच कितना होना चाहिए, 5.5 से लेकर 8.5 तक। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट रहेगा बुआई के समय के बाद क्लासिफिकेशन। तो अभी हमने पीछे वहाँ पे नाम में सिर्फ ऐसे ही लिखा था गोस्पियम स्पीसीज, आगे हमने स्पीसीज का डिस्क्राइब नहीं किया था। तो वो इसलिए नहीं किया था कि ये आपको क्लासिफिकेशन में पूछते हैं अलग से। तो इसमें क्लासिफिकेशन में गुणसूत्र भी मैंने यहाँ ही पे दे दिए, वहाँ पे कुछ नहीं दिया इसका। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन में आप देख ले, तो पहली होती है देसी कपास, दूसरी होती है अमेरिकन कपास, जिसे हम क्या बोलते हैं, नरमा बोलते हैं अमेरिकन कपास को। तो देसी कपास में 2n बराबर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 26, और इसमें 2n बराबर होते हैं 52। ठीक है, अब ये दोनों की दो दो सब स्पीशीज होती हैं, जैसे स्पीशीज होती हैं, तो पहली हो जाएगी गोस्पियम आर्बोरियम, और दूसरी हो जाएगी गोस्पियम हर्बेशियम। ठीक है, और गोसिपियम इनकी अमेरिकन की हो जाएगी गोसिपियम हिरसुटम, और इसकी हो जाएगी गोस्पियम बारबेंडिस। तो अपने इंडिया में इस गोस्पियम हिरसुटम यानी नरमा की तो ये सबसे ज़्यादा उगाते हैं इंडिया में 50%, और बाकी सभी 50% में इन तीनों में से हो जाती है। गोस्पियम बारबेंडिस को अफ्रीकन कपास बोलते हैं, तो ये अपने यहाँ पे कम उगाई जाती है, देसी में ये दोनों उगाते हैं, और अमेरिकन में ये गोस्पियम हिरसुटम उगाते हैं। ठीक है, और इनमें ये ओप्टन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, इसमें यानी पोलिनेशन सबसे ज़्यादा परागण करवाती कौन से कीट द्वारा होता है, और वो भी मधुमक्खी द्वारा होता है। तो ये ओप्टन क्रॉस पोलिनेटेड का एक गुड एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है सीड रेट। सीड रेट सभी की अलग अलग, जैसे इसमें सीड रेट और स्पेसिंग दी है मैंने एक साथ दे रखा है, तो इसमें सीड रेट, तो देसी कपास के लिए सीड रेट रखते हैं 10 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर, और स्पेसिंग रखते हैं 45 इंटू 30 सेंटीमीटर। गहराई सभी के लिए सेम ही होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन कपास के लिए हम काम में लेंगे 15 से 25 केजी सीड पर हेक्टेयर के लिए, और स्पेसिंग रखेंगे L/P 60/45, और संकर या हाइब्रिड कपास के लिए रखेंगे 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर, और इसमें स्पेसिंग रखेंगे L/P यानी 100/60 सेंटीमीटर, और बीटी कॉटन में रखते हैं 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं, और स्पेसिंग रखते हैं 100/100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सीड रेट और स्पेसिंग। नेक्स्ट अपना है खाद एवं उर्वरक। तो अब इसमें खाद देते हैं FYM यानी 15 से 20 टन FYM का प्रयोग करते हैं, और उर्वरक में हो जाएगी नाइट्रोजन 60 से 80 केजी, और फिर फास्फोरस 40 केजी, और पोटास भी 40 केजी। ठीक है, नेक्स्ट अपना है उन्नत किस्में।
और भी किस्में भी सभी की वैसे अलग अलग दे रखी है। ठीक है, उन्नत किस्मों में सबसे पहले देख लेते हैं देसी कपास की। देसी कपास की किस्म है लोहित, दिग्विजय, प्रताप कृषि वन, गिरनार, RG 27, RG 8 और राज HD 9। ये किस्में क्या है, देसी नरमे की किस्म, देसी कपास की किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपनी रहेगी अमेरिकन कपास की किस्में। तो इसमें फर्स्ट है बीकानेरी नरमा, यानी ये 160 से 180 दिन में पकती है। फिर उसके बाद है गंगानगर अगेती, फिर सुजाता, फिर सुविन, फिर RS 89, फिर है RS 2013, और फिर RST 875, और उसके बाद है RST 9। ठीक है, नेक्स्ट अपनी रहेगी संकरिया हाइब्रिड किस्में। तो हाइब्रिड किस्मों में पहली है मरु विकास, इसका नाम है राज HH 16, फिर 12 लक्ष्मी और धनलक्ष्मी, फिर सूर्या, फिर MCU 5। इसका रेशा सबसे लंबा होता है। ये हाइब्रिड कॉटन की वेराइटीज है, इसका सबसे लंबा रेशा होता है। फिर है H4, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। H4 किसकी किस्म है? ये है कॉटन की हाइब्रिड किस्म है। ये फर्स्ट हाइब्रिड है कॉटन का, और इसे बनाया था CT पटेल ने गुजरात में, वो भी सन 1970 में। ठीक है, तो ये H4 का बहुत बार आ जाता है, तो इसलिए H4 की थोड़ी सी डिटेल दे रखी है। ठीक है, फिर है H6 और GJ 22। इसके बाद नेक्स्ट है बिट्टी कॉटन की कुछ किस्में, जैसे अंकुर, MECH 4, RCH 138, MECH 162। फिर नेक्स्ट अपना रहेगा वीड मैनेजमेंट, यानी खरपतवार प्रबंधन, यानी खरपतवार का नियंत्रण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सिर्फ केमिकल का दे रखा है मैंने, क्योंकि बाकी तो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे कल्चरल में भी सेम ही रहेगा, निराई गुड़ाई प्रॉपर तरीके से करते हैं, मशीनों को साफ करके बुआई करनी चाहिए, वो आपका सेम ही रहेगा। और बाहर से आने वाले स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण सलीकीड़ी खाद का प्रयोग करना चाहिए, वो आपके सारे सेम ही रहेंगे, तो वो आ जाएगी। इसमें याद रखने लायक जो है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँ। तो इसमें पहला अपना है रसायन में, यानी एलाक्लोर। इसका ट्रेड नेम है लासो। इसकी क्या है, 1 kg पर हेक्टेयर के रूप में प्री एमरजेंसी, यानी अंकुरण से पूर्व काम में लेते हैं। उसके बाद दूसरा है बेसालीन या फ्लूक्लोरेलिन, यानी इसका ट्रेड नेम है फ्लूक्लोरेलिन। इसे भी आप 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी प्री प्लांट इनक्रॉप इनक्रोपोलेशन, यानी इसे बोलते हैं फसल बुआई से पूर्व, या PPI। ये तीन प्रकार होते हैं, तो वो आपके इस हिसाब से दे रखा है। ठीक है, तो ये होता है PPI, यानी फसल बुआई से पूर्व देना चाहिए। उसके बाद आपका रहता है डाईयूरोन देते हैं पॉइंट, और ये 0.1 है, यहाँ पे लिखना रह गया था। ठीक है, 0.1 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी अंकुरण से पूर्व देते हैं, और ये आपका इसका कॉटन का मुख्य खरपतवार नाशी होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है अपना 2,4-D काम में नहीं लेते हैं। ये एक बार पूछा गया है भी 2,4-D काम में क्यों नहीं लेते हैं। तो क्यों नहीं लेते हैं, इसके लिए आपको बता दूं कि 2,4-D का प्रयोग करेंगे तो इसकी फसल की है ना, जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी, यानी उनका आकार अंगुली नुमा हो जाएगा, तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगी। तो इसीलिए इसमें 2,4-D का उपयोग वर्जित होता है, या इसमें 2,4-D का उपयोग नहीं करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट आपका रहेगा इंसेक्ट मैनेजमेंट या कीट प्रबंधन। तो कीट प्रबंधन में पहला हो जाएगी लट्टों का कैसे नियंत्रण करना चाहिए। तो यानी इसे बोलते हैं वोलवर्म्स का नियंत्रण करेंगे। तो पहले इसमें देख लेते हैं लगती कौन कौन सी है। इसमें 4 प्रकार की लट्टें या सुंडी लगती है। पहली होगी आपकी अमेरिकन लट या हेलिकोवर्पा आर्जीमेरा, ठीक है। दूसरी आपकी होगी गुलाबी सुंडी या पिंक बॉलवर्म। तो पिंक बॉलवर्म का ये साइंटिफिक नेम हो गया पैक्टिनोफोरा ओसिपियला, ठीक है। उसके बाद आपकी हो जाएगी धब्बेदार भूरी सुंडी या स्पॉटेड बॉलवर्म। तो इसका नाम होता है इरियाज इंसुलेना।
इसके बाद आपकी होती है लीफ रोलर या पत्ती मोड़क, इसे होता है साइलेप्टा डेरोगेटा। तो इनके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना चाहिए, इनके लिए नियंत्रण के लिए होता है आपका एनपीवी यानी न्यूक्लियो पॉलीवायरस के यानी 200 या इसके 250 से 500 एलई यानी पर हेक्टेयर काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसका दूसरा नियंत्रण क्या कर सकते हो, कल्चरल में ये कर सकते हो कि आप बिट्टी किस में उगा सकते हो, बीज उपचार करके काम में लेते हैं, सीड ट्रीटमेंट में इसमें आप थायरम का काम में ले सकते हो। ठीक है, और इसमें डाइमिथोएट की क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, डाइमिथोएट के 0.2% का घोल बनाकर इसमें स्प्रे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा रस चूसने वाले या सकिंग इंसेक्ट। तो सकिंग इंसेक्ट इसमें कौन कौन से लगते हैं, पहला तो आपका लगता है फुदका या जेसिड यानी एमरास का बिगुटुला। ठीक है, सेकंड आपका लगता है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई इसका मेन है क्योंकि इसमें बड़े पत्ते होते हैं, तो इसलिए इसमें जैसे नमी ज़्यादा रहती है तो वाइट फ्लाई का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इसका बॉटनिकल नाम हो गया बमीशिया टेबेसाई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लगता है रेड कॉटन बग, ये इसका मेन इंसेक्ट होता है, मेन सकिंग इंसेक्ट होता है। ठीक है, डेसडर्कस सिनुगुटस। तो इसमें आपको नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको नियंत्रण के लिए या तो आप इमिडाक्लोरपिड 200 ml पर हेक्टेयर का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप डाइमिथोएट 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा डिजीज मैनेजमेंट। तो डिजीज मैनेजमेंट के लिए इसमें मुख्यतः 2 रोग लगते हैं, बाकी जो भी खरीफ फसलों के रोग होंगे वो सारे लगेंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 2 ही मेन होते हैं। तो पहला तो हो गया आपका जीवाणु अंगमारी या झुलसा रोग, इसे बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहते हैं, इसे ही ब्लैक आर्म कहते हैं। और इसमें आपको सिम्टम्स क्या दिखेंगे, एंगुलर लीफ स्पॉट दिखेंगे। ठीक है, तो इससे ये होता किससे है, ये होता है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रीज यानी इसकी वैरायटी होती है मालवेरम से होता है, यह कपास का मुख्य रोग होता है। अब इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के स्प्रे करें, या फिर ऑक्सीक्लोराइड यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी 1 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उक्टा डिजीज यानी उक्टा या विल्ट। तो विल्ट होता है फ्यूजेरियम स्पीसीज यानी ये फ्यूजेरियम द्वारा होता है। तो ये एक कवक जनित रोग है। इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे, मेनकोजेब यानी 2% का घोल बनाकर उसका स्प्रे करते हैं, और बीजों को क्या है बावेस्टीन से बीज उपचारित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेंगे फिजिकल डिसऑर्डर्स यानी दैहिक विकार कौन कौन से होते हैं। तो दैहिक विकार में पहला तो है तिरका यानी तिराक। तो ये हो गया बेड बेल ओपनिंग, यानी इसमें क्या है कि नाइट्रोजन और पानी की कमी के कारण जो अपना बोल या डिंडा है वो पूरी तरह से यानी अच्छी तरह से नहीं खुलेगा, वो मतलब ऐसे सिकुड़ा हुआ होगा और छोटा सा रह जाएगा, तो इसे बोलते हैं तिराक। ठीक है, तो पहला तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा हो जाता है लिटल लीफ यानी ये होता है जिंक की कमी से। फिर होता है रिंकल लीफ, ये नहीं रिंकल लीफ होता है जिंक की कमी से और नाइट Mn यानी मैग्नीज की अधिकता से होता है। इसमें क्या है पत्तियां सिकुड़ जाती है। और एक वो होता है कि इसमें पत्तियां लाल से कलर की हो जाती है, तो वो या तो तेज धूप की वजह से सूर्य के जैसे लाइट ज़्यादा आने से हो जाती है कई बार, और कई बार क्या है नाइट्रोजन की कमी से भी हो जाती है लाल रंग की पत्तियां। नेक्स्ट आपका रहेगा उपज यानी इसके लिए उपज। तो उपज में सबसे पहले तो आपकी होगी यानी देसी कपास के लिए 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और अमेरिकन कपास के लिए 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करना भी न भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।